फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। एक डाइस है जो कि रोल की जा रही है कुछ समय के लिए। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर 2 टाइम्स इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज 3 टाइम्स। ओके, ऑड नंबर को 2 बार निकालने की प्रोबेबिलिटी जो है इवन नंबर को 3 बार निकालने की प्रोबेबिलिटी के बराबर है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर फॉर ऑड टाइम्स इज क्वेश्चन मार्क। बड़ा खतरनाक सा दिखने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर भाई आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लिक कर जाएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। साइड में करने पे दिख जाएगा साफ साफ कि सामने वाला ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ट्वाइस, ठीक है ना, ट्वाइस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर थ्राइस। भाई ऑड नंबर को 2 बार निकालने की प्रोबेबिलिटी इवन नंबर को 3 बार निकालने की प्रोबेबिलिटी के बराबर है। यही सीधी सी बात है। अच्छा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उसने कुछ क्लियर नहीं किया, तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आर n, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन को समझा जाए तो ये कह रहा है कि n में से 2 बार ऑड नंबर है। अब किसी भी डाइस के लिए अगर देखा जाए तो ऑड नंबर और इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, और दोनों की प्रोबेबिलिटी क्योंकि बराबर है तो मैं 1/2 कह सकता हूं। तो मैंने क्या किया, n में से 2 बार, है ना, n में से 2 बार ऑड नंबर निकाले। तो इसका मतलब nc2 और 1/2 टू द पावर n-2। भाई सीधी सी बात, 2 बार तो हमें सक्सेस मिली ऑड निकालने की, और n-2 बार, ठीक है, इवन नंबर है। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो यहाँ पे n-2 हो गया। सेम वे में मैं यहाँ पे भी nc2, nc3 कहना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास में 3 बार सक्सेस है इवन नंबर की, और इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। भाई इवन की और ऑड की दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और सक्सेस मिली है तो 3 टाइम्स, है ना। और अगर देखा जाए बाकी टाइम पे ऑड नंबर आए, ये ऑड है ध्यान रखना, ये इवन की बात हो रही है ध्यान रखना। यहाँ पे सक्सेस इवन का आना है, यहाँ पे सक्सेस ऑड का आना है। तो ऑड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और यहाँ पे इवन के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। बाई चांस ये दोनों बराबर है तो इसलिए पता नहीं चल पा रहा, ठीक है ना। और यहाँ पे n-3, अगर आप इसे संभाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा nc2 ये ओवरऑल 1/2 की होल पावर n बन रहा है, यहाँ पे nc3 इंटू में 1/2 की होल पावर ये भी n बन रहा है। पता है ना, बेस अगर सेम हो तो ऊपर की डिग्री ऐड हो जाती है, तो ऐड होते ही 3 घट जाएगा। अच्छा, ये दोनों फिर से एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे। nc2 बराबर में nc3 दिख रहा है, और हमारे को पता है अगर ऐसा हो तो इन दोनों का सम ही n होता है, तो n बराबर में 2 + 3 बोले तो 5 हो गया। सही, इसका मतलब ये कि कोई भी डाइस जिसे सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स फेंकने की बात करी थी वो अटेम्प्ट्स 5 है, तो 5 बार किसी डाइस को फेंका गया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है लास्ट में कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि गेटिंग एन ऑड नंबर फॉर ऑड टाइम्स, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, राइट है। बड़े ही क्लासिक तरीके से अगले ने बात करी है। कहने का मतलब ऑड नंबर निकालना है और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ही निकालना है। अब क्वेश्चन के अंदर अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका मतलब ये कि मेरे को 5 में से, क्योंकि मेरे पास 5 ही थ्रो है, तो मेरे को 5 में से हर बार ऑड बार ही सक्सेस चाहिए। कहने का मतलब या तो आप मुझे 1 बार सक्सेस दें क्योंकि 1 ऑड होता है, ठीक है ना, या फिर आप मुझे 3 बार सक्सेस दें, या फिर आप मुझे 5 बार सक्सेस दें। तो सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो ऑड बार मुझे सक्सेस चाहिए। अब ऑड बार मुझे सक्सेस चाहिए तो इसका मतलब ये कि या तो मेरे को 1 टाइम सक्सेस चाहिए, या 3 टाइम सक्सेस चाहिए, या 5 टाइम सक्सेस चाहिए। मैं क्योंकि थ्रो तो 5 ही कर रहा हूं, तो या तो 5c1। अच्छा, अब सक्सेस किसकी, ऑड के आने की। ऑड के आने के चांसेस कितने, 1/2 की पावर 1, और फिर इवन के आने के चांसेस 4। और यहाँ पे देखा जाए 5c3, ऑड के आने के चांसेस 3 और इवन के आने के चांसेस 2, तभी तो 5 होंगे। यहाँ पे देखा जाए 5c5 और ऑड के आने के चांसेस पूरे 5। याद रखना ये ऑड है, ये इवन, ये ऑड। बड़े ही ध्यान से सोचना, क्यों, क्योंकि यही आपको खुद करना है वहां पे बैठ करके, सही है। अब जब आप इसे थोड़ा सा भी आगे बढ़ाएंगे तो 5c1 इंटू में 1/2 की होल पावर 5 बन जाएगा, 5c3 इंटू में 1/2 की पावर 5 बन जाएगा, और यहाँ पे देखा जाए 5c5 इंटू में 1/2 की पावर 5 बन जाएगा। फाइनली अगर देखा जाए तो 1/2 की होल पावर 5 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 5c1 प्लस में 5c3 प्लस में 5c5, राइट है। तो ये 1/2 की पावर 5 तो बराबर है, इंटू में यहां हो चुका होगा 2⁵ - 1। 2⁵ को कह सकते हैं, अब ये बड़ा क्लिक करने वाली चीजें हैं कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं। 5c5 का मतलब होता है 5, 5c3 का मतलब होता है 5c2 माने 10,
ठीक है, और 5c5 माने वापस से 1, तो ये अगर देखा था 16/2 की पावर 5 माने 32, तो 16/32 मतलब तो बोले तो 1/2, माने आंसर इज बी ऑप्शन। अब आपको यहां से एक बात तो क्लिक कर गई होगी कि बी ऑप्शन का आना साफ बता देता है कि क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छी कैटेगरी था, अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल क्वेश्चन ही था, बोर्ड के इक्विवेलेंट ही कहा जा सकता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कहेंगे। तो इट वाज अ गुड क्वेश्चन, मैं तो इसे इंपॉर्टेंट ही मार्क करूंगा, आप इसे रिपीट करके रख लेना, ठीक है ना, ताकि आपको पहले ही मौके से क्लिक कर जाए कि भाई इस तरह क्वेश्चन मुझे करके रखने हैं ना। अच्छी चीज है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ, ताकि हमको पता रहे कि भाई अगला क्वेश्चन हमारे को किस एंगल पे लेके जाएगा। राइट, बहुत अच्छे क्वेश्चंस की उम्मीद है, मेंस ने प्रोबेबिलिटी में बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए साहब, अपने पास में जो अगला क्वेश्चन आने वाला है वो ये कह रहा है कि x अपने आप में एक रैंडम वेरिएबल है, that the probability function of a distribution is given by px is equal to 0 is equal to 1/2, pxj is equal to 1/3 to the power j, j की वैल्यू 1 2 3 से इनफिनिट तक हो सकती है। कहने का मतलब ये कि 0 को छोड़ करके आगे जितनी भी बार सक्सेस है उन सबका प्रोबेबिलिटी 1/3 की पावर j है। 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0 है, सॉरी 1/2 है, क्लियर बोला अगले ने। तो अगर भाई मैं इस पूरी कहानी को समझ के चलता हूं तो क्वेश्चन ने आगे क्या पूछा है, द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड p इज पॉजिटिव एंड इवन रेस्पेक्टिवली r। अच्छा, पहले तो मीन भी चाहिए और p इवन भी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन भी चाहिए। अब क्वेश्चन में पहली चीज जो सबसे ज्यादा भयानक है उसके ऊपर बात कर सकते हैं, वो क्या है, इसको थोड़ा साइड वाइड करके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में जो सबसे पहली चीज है ना, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो है मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सिग्मा xi इंटू में pi, राइट है, xi इंटू पी आई। अब xi इंटू पी आई को अपन सॉल्व कैसे करेंगे, ये लाएंगे कैसे साहब? भाई कुछ नहीं करना, आपको लिखना है x, पहले यहाँ इसको समझ के चलना है आपको, ताकि अब से क्लैरिटी रहे भाई कि मैं कोई इस तरह की गलती ना कर दूं। x1 है ना, यहाँ पे x1 का मतलब x0 है, राइट है, हाँ क्यों, क्योंकि आपकी x इज इक्वल टू 0 से भी बात चली है, तो p x0 फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 फिर x1 p0, इस तरह सोचते चलना है, मतलब धीरे 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 इसको बढ़ाते जाना है। अच्छा, इन्होंने j की वैल्यू जो दी है इनफाइनाइट तक दी है, माने एक इनफाइनाइट सीरीज जैसा कुछ खुलेगा। अच्छा, px इज इक्वल टू 0 की वैल्यू की बात करी जाए तो प्रोबेबिलिटी दे रखी 1/2, तो मैं पहली बात यहाँ पे 0 इंटू में प्रोबेबिलिटी उसकी 1/2 x0। अच्छा, अब चलते हैं p x1, x1 का मतलब समझना आप जरा, x1 का क्या मतलब है, यहां पर आपको ये बात समझने की जरूरत है कि प्रोबेबिलिटी x1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब 1/3 की पावर 1। x2 का क्या मतलब है, मतलब एक एक चीज की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं किस तरफ जा रहा हूं, है ना। मैं आपको यहाँ पे ये चीज भी कर दूं, एक से x1 नहीं p1 है, ठीक है ना। अच्छा, अगर बाय द वे p2 की बात करते हैं तो p2 की कहानी कैसे चलेगी, p2 का मतलब हो जाएगा px इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 का मतलब 1/3 का स्क्वायर, p3 का मतलब हो जाएगा px इज इक्वल टू 3 और इसका मतलब हो जाएगा 1/3 का क्यूब, सीधी बात। तो अगर मुझसे किसी ने कहा x0 तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, x1 की वैल्यू हो जाएगी 1, x2 अगर होता तो उसकी वैल्यू हो जाती 2, x3 की वैल्यू हो जाती 3 एंड x4 की वैल्यू हो जाती 4 एंड सो ऑन, है ना। अब ये जो इनफाइनाइट सीरीज चलेगी वो तो ठीक है, पीछे क्या इसकी मल्टीप्लाई हो रही है उस पर बात चल रही है 1, और फिर उसके बाद आएगा p1, p1 की अगर बात करते हैं ये p1 है, ठीक है ना, p1। अब p1 क्या है, p1 का मतलब हो जाएगा px इज इक्वल टू 1, बोले तो 1/3 की पावर 1 माने 1/3, यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर, यहाँ पे 1/3 का क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट तक जा रहा है। अब मेरे पास में मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिक सारी कहानी पकड़ में आ गई, इससे आप कैपिटल एम बोल सकते हैं। तो कैपिटल एम की वैल्यू की अगर बात करते हैं तो ये बन गया 2/3, ये 1/3 का स्क्वायर दिख रहा है अपने को, है ना, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली चीज है कि 1/3 का स्क्वायर, अच्छा ये यहां हमसे गलती हुई है, इसको समझते हैं क्या गलती हुई वो समझाता हूं। देखो, एक बच गया, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर, यहाँ पे 1/3 का क्यूब, यहाँ पे 1/3 की पावर 4 एंड सो ऑन है। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/3। अब 0 को तो हटा लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए, 1/3 ये 2 इंटू 1/3 का स्क्वायर लिख रहा हूं जानबूझ करके, 3 इंटू में 1/3 का होल क्यूब लिख रहा हूँ, 4 इंटू में 1/3 पावर 4 लिख रहा हूँ, राइट है। अब अगर आप इसे समझ रहे हैं, अप टू इनफिनिट तक जा रहा है एम की वैल्यू आ गई। इसमें आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो 1 2 3 एपी चल रही है और 1/3 का स्क्वायर जीपी चल रही है। इससे साफ पता चलता है कि हम किसके साथ लड़ रहे हैं,
एक इनफाइनाइट एजीपी के साथ लड़ रहे हैं। एजीपी की किसी भी कहानी का तोड़ क्या है? हर बार जीपी का कॉमन रेशियो निकालो। हमको पता है इस पूरी कहानी का कॉमन रेशियो 1/3 है। अच्छा, जो भी कॉमन रेशियो है उसकी बाहर जो भी सम है उससे मल्टीप्लाई कर दो। माने m से मल्टीप्लाई कर दें, हाँ m/3 कर दो। लेकिन सर इधर अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड पे 1/3 से मल्टीप्लाई करा तो पूरी सीरीज की भी 1/3 से मल्टीप्लाई होगी। तो ये सर 1 इंटू 1/3 का स्क्वायर बन जाएगा। हाँ, फिर उसे एक स्थान सरका के लिख दो। तो आपने जैसे लिखा 1 इंटू 1/3 का स्क्वायर लिख दिया। फिर सर इसकी भी तो होगी, हाँ इसे 2 इंटू 1/3 का क्यूब लिख दिया। इसे 3 इंटू में 1/3 की होल पावर 4 लिख दिया। ठीक है, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक चलने दिया। अब आप माइनस कीजिए, माइनस 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 माइनस, यहां पे लिख दीजिएगा 2m/3। इसे कह सकते हैं 1/3, इसे कह सकते हैं 1/3 का स्क्वायर, इसे आप कह सकते हैं 1/3 का क्यूब, इसे आप कह सकते हैं 1/3 की पावर 4 एंड अप टू इनफिनिट ऐसा। अब मेरे पास जो कुछ भी मेरे पास बन रहा है उसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मुझे दिख रहा है 2m/3 की वैल्यू में इधर की तरफ एक जीपी सीरीज जो कि इनफिनिट जीपी है जिसकी वैल्यू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 बोले तो आप 1/2 कह सकते हैं। सही है भाई। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्वेश्चन ने जो मुझसे मांगा है वो एक एक चीज करके अगर आप डिटेक्ट करेंगे ना तो आपके पास मीन आने वाला है साहब। अगर आप मीन m की बात करते हैं तो m की वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो ये तो आ गया आपका मीन। इसे आप साइड कर दो क्योंकि मेरे पास मीन आ चुका है। अच्छा, जैसे मेरे पास मीन आएगा तो मीन आने के बाद में मेरे से अगला क्वेश्चन इसी ने मांगा है प्रोबेबिलिटी x के पॉजिटिव और इवन होने की। अच्छा, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू इवन एंड पॉजिटिव। इसका मतलब क्या मांग रहा है भाई? अगला मुझसे मांग रहा है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 6 एंड सो ऑन। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 का मतलब 1/3 का स्क्वायर, 1/3 की पावर 4, 1/3 की पावर 1/3 की पावर 6 एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट। ये और जीपी सीरीज मांग रहा है। तो अगर कोई मुझसे इसका आंसर मांगेगा तो मैं इसके आंसर को थोड़ा डिफरेंट कलर से लिख दूं। प्रोबेबिलिटी x पॉजिटिव एंड इवन अगर मेरे से मांगा जा रहा है तो वो a अपॉन 1 माइनस r। राइट है भाई, 3 का स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कट गया। अगर इसको भी देखा जाए तो फाइनली मेरे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/8। राइट है, तो मेरा इसका एक आंसर आ रहा है 1/8, एक आंसर आ रहा है 3/4। माने जिस भी ऑप्शन के अंदर 3/4 और 1/8 दिख रहा है, ठीक है ना, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा है तो जरा पीछे चल के देख लेते हैं, कोई है क्या भाई 3/4 और 1/8 वाला? आप कहोगे हाँ सर है ना, सी। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन। अब बताइए इसमें कितना सा देर लगा, लेकिन क्वेश्चन वाकई में बहुत इंटेलिजेंट लेवल का गुड क्वेश्चन था। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं इसे इंपॉर्टेंट एंड गुड की कैटेगरी में रखूंगा। पॉजिटिव, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन आपको अवश्य देख के जाने चाहिए। ठीक है ना, मैं तो इसे ये कहूंगा कि इसे देख के जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आने के भरपूर चांसेस हैं और आपको इस तरह के क्वेश्चन को मिस नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि अपने आप में वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है और आपको इस तरह के क्वेश्चन को देख के जाना है। रेडी, तो अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्यों देर लगाया जाए, क्या कहते हो आप लोग, है ना? तब तक आप लोगों ने इसको देख लिया होगा, समझ लिया होगा। ठीक है, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकाला गया। ठीक है, अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर ताकि हमें अगला क्वेश्चन भी बता रहे कि भाई अपना अगला क्वेश्चन हमें किस ओर लेके जा रहा है। दैट इज A multiple choice examination has 5 questions. एक multiple choice का examination उसमें 5 क्वेश्चन है। Each question has 3 alternate answers of which exactly one is correct. एक ही सही वाला तरीका है। The probability that a student will get 4 or more correct answers just by guessing is question mark. अच्छा, तुक्का लगा करके भी बंदे ने 4 या 4 से ज्यादा क्वेश्चन कर डाले 5 में से। मतलब आप सोचो मल्टीपल चॉइस में अगला क्या सही चीज दे रहा है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर क्वेश्चन के 3 सही उत्तर हैं। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 1/3 हो गई। भाई 3 में से कोई एक ऑप्शन ही तो सही जाने वाला है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/3 होगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग आंसर जिसे आप क्यू बोल सकते हैं, इसे आप स्मॉल पी बोल सकते हैं। एंड क्यू की बात करेंगे वो 1 माइनस पी बोले तो 2/3 हो जाएगा। और क्या, अब आपको क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 4 और मोर, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और मोर करेक्ट आंसर्स, 4 या 4 से ज्यादा सही उत्तर की अगर प्रोबेबिलिटी की बात करी जाए तो दैट इज 5C4। ठीक है ना, अभी 5C4 तक तो आ गए।
5C4 मैंने 5 में से 4 सही चुने और उनमें सही आंसर दिया, इसका मतलब 1/3 की पावर 4, और एक गलत दिया, उसका मतलब 1/3, या 5 में से 5 सही चुने और उसके चांसेस 1/3 की पावर 5। इसका मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1/3 की पावर 5 कॉमन आ गया, यहाँ पे देखा जाए 5C4 और यहाँ पे 5C5 बन गया है। अच्छा, ये 1/3 की पावर 5 तो बन रहा है, इनटू में यहां से बन चुका है 5 प्लस 1 बोले तो 6, तो 6/3 की पावर 5 मेरी तरफ से आंसर बन रहा है, ऐसा मुझे लगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई गलती है तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। गलती क्या हो सकती है, एक सेकेंड। अगर देखा जाए तो 1/3 की पावर 5, 5C5 इंटू में 1/3 की पावर 5, और यहां से अगर देखा जाए क्वेश्चन के अंदर, ये गलती का एक चांस बन गया मेरे से, बताता हूं, एक छोटी सी मिस्टेक जिसने क्वेश्चन को थोड़ा सा बिगाड़ दिया है, एंड दैट इज 2/3। हाँ, रॉन्ग क्वेश्चन का। इसका मतलब ये कि यहां से 1/3 की पावर 5 तो आ रहा था, तो 1/3 की पावर 5, ठीक है ना, और ये बन जाएगा 5C4 माने 5 इंटू 2 प्लस 1, माने आंसर हो जाएगा 11/3 की पावर 5। है क्या कोई आंसर? ओहो, सी ऑप्शन बैठ गया। तो एक छोटी सी मिस्टेक मुझे भी क्लिक कर रही थी, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा था तो क्या करता, ऑप्शन में 6 था ही नहीं, तो मैंने अपनी गलती देखी तुरंत क्लिक कर गया। और ये तो मल्टीपल चॉइस मोर देन वन करेक्ट या सिंगल करेक्ट का मजा है कि आपका आंसर अगर जरा सा भी गलत आया तो वो आपको डूबने नहीं देते, वो आपको किसी तरह से सही रास्ते तक निकाल ही देते हैं ना भाई। तो चलते हैं साहब अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं जरा जल्दी से हमारा अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है भाई। देखें, अगला क्वेश्चन कहता है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, 40 ऑप्टेड एनसीसी, 30 ऑप्टेड एनएसएस, 20 ऑप्टेड बोथ एनसीसी एंड एनएसएस। एक मिनट, इससे पहले कि मैं इसमें आगे जाऊं, ठीक है, इसको थोड़ा साइड करके एक दो छोटी छोटी बातें कि प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखे जाएं तो एनयू बराबर में 60 दे रखा है, मतलब अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो 60 दे रखा है, उसमें से एनसीसी चुनने वाले, है ना, अगर देखा जाए 40 है, और अगर बाय द वे एनएसएस की बात करें, ठीक है, तो दैट इज 30, और अगर हम लोग बात करते हैं एनसीसी एंड एनएसएस दोनों की, तो दैट इज 20। दोनों के बीच की बात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ने आगे क्या मांगा उस पर बाद में बात करता हूं, पहले मेरे को जो चीज समझ में आती है वो ये कि मेरे पास में एक और क्लिक कर रही है मेरे को जो चीज, वो ये कि प्रोबेबिलिटी पे बाद में करेंगे चर्चा, एन एनसीसी यूनियन एनएसएस। अगर यूनियन की बात करी जाए तो यूनियन के मतलब हो जाएगा एन टाइम्स एनसीसी एन टाइम्स एनएसएस, प्लस के अंदर नहीं, ठीक है ना, माइनस में एन एनसीसी इंटरसेक्शन एनएसएस। अच्छा, अब देखिए मेरे पास ये दे रखा 40, ये दे रखा 30, में से 20 कम कर देते हैं तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये रह गया 50। तो ऐसे लोग जिन्होंने एनसीसी या एनएसएस या एनएसएस ऑप्ट किया है, दे आर नियरली 50, ठीक है ना भाई। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो क्वेश्चन वाला मुझसे क्या मांग रहा है, मुझसे क्वेश्चन वाला मांग रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने एनसीसी भी नहीं लिया हो, ठीक है ना, ठीक है, और एनएसएस भी नहीं लिया हो, वो कितने होंगे। तो अगर देखा जाए वो कौन सा मुश्किल काम है, यूनिवर्स में से एनसीसी या एनएसएस वाले लोगों को हटा दो। अगर भाई देवा आपने इसमें से माइनस कर दिया तो ऑब्वियस बच जाएंगे, 60 माइनस 50 दैट इज 10। तो ये वो लोग होंगे, 10 लोग वो होंगे जिन्होंने एनसीसी एनएसएस दोनों ही नहीं लिया। अगर आप ध्यान से समझें तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि बस में आपके पास एनसीसी के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 है, ठीक है ना, ये एनसीसी वाले लोग हैं, और ये कितने हैं, 40, अपने आप को 40 कहते हैं। ये अगर देखा जाए एनएसएस वाले लोग हैं, ये अगर देखा जाए तो ये अपने आप में 30 कहते हैं। इन दोनों में ये जो कॉमन पार्ट वाले लोग हैं ये 20 है, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि अगर आप ध्यान से देखें तो इस 30 में से 20 माने 10 बाहर रह गए, इस 40 में से 20 कॉमन थे माने 20 ये रह गए, तो ओवरऑल अगर देखा जाए, अच्छा, और इस पूरी दुनिया की कीमत 60 है। 60 में से अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो टोटल पार्ट है, चाहे वो एनएसएस या एनसीसी या दोनों के मिक्स वाले हो, ये 50 थे। 50 में से 60 में से 50 हटा दीजिए, तो जो रिमेनिंग बाहर रह जाएंगे, जो रिमेनिंग बाहर रह गए वो ये वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने ना तो एनसीसी ऑप्ट करा ना एनएसएस ऑप्ट करा, दे आर मियरली 10 स्टूडेंट।
स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन वाला वो डिमांड कर रहा है कि जिसने दोनों नहीं ऑप्ट करा वो बताइए कितने हैं, ठीक है ना। तो दैट इज 10। अब क्वेश्चन ने आगे बोला कि नहीं साहब हमें तो प्रोबेबिलिटी बताइए, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब हो जाएगा 10/60, तो दैट इज 1/6। इसका ना आंसर विल बी ए ऑप्शन। ए ऑप्शन अपने आप में सही ऑप्शन होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वेन डायग्राम से भी सोचा जा सकता था, विदाउट वेन डायग्राम भी सोचा जा सकता था। तो मुझे लगता है कि आप में से कई स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं, मुश्किल वाली बात नहीं है। हालात भी ऐसे नहीं है कि आप इससे मुश्किल करें, ठीक है ना। क्वेश्चन सिंपल है। अब क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किस और धक्का दे रहा है वो देख लेते हैं। ओके, तो ये वाला एनएससीसी और एनएसएस का क्वेश्चन तो बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन निकला। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ टी इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ टी इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, थोड़ा साइड में कर लेते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता इंडिपेंडेंट ऑफ टी वाला टर्म कहाँ आएगा, तो पहले तो मुझे एक जनरल टर्म सोचना पड़ेगा जिसे हम लोग प्यार से नॉर्मली TR+1 बोलते हैं। दैट इज 10CR फर्स्ट टर्म t इंटू एक्स की पावर 1/5 की पावर 10 - r, पता होगा आपको, ठीक है ना। इंटू में जो सेकंड टर्म दे रखी है दैट इज 1 - x की होल पावर 1/10 अपॉन t उसकी पावर r। अगर हम इसे और आगे लेके चलें, ठीक है ना, तो और आगे जाकर के हमारे को मिल रहा है 10CR। ओके, t की ओवरऑल पावर मुझे दिख रही है 10 - 2r इंटू में x की पावर मुझे दिख रही है 10 - r/5, ग्रेट, इंटू में 1 - x की होल पावर r/10, सुंदर। अच्छा, अब ये मेरे पास में जो कुछ भी बन के आया, थोड़ा सा अभी जमाया नहीं है, लेकिन बस मैंने इसे एक बार के लिए फिट कर दिया कहीं। अच्छा, अगर मुझे टर्म चाहिए विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी हो, तो मेरे लिए एक तरह से 10 - 2r को 0 करना है। भाई टी नहीं चाहिए इसका, तो उसकी डिग्री 0 कर देते हैं, तो मेरे पास r की सुंदर वैल्यू 5 आ जाएगी। चलो, r आ गया अपने पास। अब r आने के बाद में क्वेश्चन वाला हमसे क्या कहता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टर्म बताओ। मैक्सिमम बताना भाई, हमें ओवरऑल नहीं बताना r की कौन से टर्म का है। तो अगर मुझसे मांगा जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट, तो मुझे किस तरह से चलना है मैं बताता हूं। मैंने अपने टर्म निकालना है, तो पहली बात मुझे पता है r अगर 5 है तो टर्म हो जाएगी 6 टर्म, ठीक है ना। तो 6 टर्म जो निकलेगी दैट विल बी 10C5 इंटू में t तो गायब हो चुका है, x के अंदर r की जगह, यहाँ पे देखना r की जगह पे आप सीधे से 5 रख दो, तो r की जगह 5 रख दी, x की पावर 1 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 1 - x की होल पावर, r की जगह अगर आपने 5 रख दिया तो 1/2, ठीक है। तो मैं यही लिखने वाला था 10C5 x इंटू में अंडर रूट में 1 - x। अब क्वेश्चन में आगे सुनिएगा, अब क्वेश्चन में आगे हमसे क्या मांगा जा रहा है। अगर हमसे आगे की बात पूछी जाए तो हमसे आगे मांगा जा रहा है इसकी मैक्सिमम टर्म क्या होगी, ठीक है। तो मतलब एक तरह से x की वैल्यू रख करके टर्म लाके दो, भाई x की वैल्यू लाओ। अब x की वैल्यू लाने के लिए मेरे पास क्या चॉइस है, ये सारा टर्म x में है तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए z मान लेता हूं, तो मुझसे dz/dx मांगा जा रहा है। अच्छा, बायनॉमियल में डिफरेंशिएशन मैक्सिमम के लिए क्या करें, करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं से dz/dx मांगा जाएगा तो मैं 10C5 तो कांस्टेंट है, ये तो एक नंबर है, इसे तो बाहर कर दूंगा। इधर क्या करेंगे, x इंटू में 1 - x की होल पावर, क्योंकि ये पावर में हाफ है, तो आपको याद होगा x की पावर n का डिफरेंशिएशन, हाँ याद है ना आपको, n x की पावर n-1 होता है, सही है। तो यहां हो जाएगा 1 माइनस, अब आप सोच के जवाब देना बिल्कुल एकदम ठंडे दिमाग से कि आपको अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं आता। आप तो ऐसे सोचो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, बिल्कुल सही बात, तो 2 रूट 1 - x, और 1 - x का -1 प्लस अगली बार अंडर रूट 1 - x साइलेंट और x का 1, इसे आप 0 कर दो। अगर आपने इसे 0 करा तो आपको पता होना चाहिए अंडर रूट में 1 - x इज इक्वल में x अपॉन 2 रूट 1 - x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते 2 टाइम्स 1 - x बराबर x हो जाएगा। इसको अगर आपने सफाई से लिखा तो 2 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, माने x की वैल्यू आपके पास में 2/3 आ जाएगी। x की वैल्यू 2/3 का करोगे क्या, अरे यही तो रख करके हमारे पास में मैक्सिमम टर्म आएगी। हाँ, तो हमसे मैक्सिमम t6 मांगा जा रहा है। अगर मेरे से मैक्सिमम t6 मांगा जा रहा है तो मैं x की जगह 2/3 रखने के लिए फ्री हूं, तो मैं लिख दिया 10C5 और इसमें x की जगह रख दिया 2/3 अंडर रूट में 1/3, है ना, है ना, है ना। हाँ, अब देखो साहब, मेरे पास में √3 एक ऑप्शन में यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है, तो मतलब मेरे पास में a और d करके दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे, जो क्लियर दिख रहे हैं।
अब क्या क्या करना है, 10c5 को आप चाहो तो लिख सकते हो, इसे लिखते हो 10 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल माने 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर कर दे भाई। अच्छा, इंटू 2 अपॉन में √3 है क्या कोई आंसर? 10 फैक्टोरियल इंटू 2। अब यहाँ पे 10 फैक्टोरियल इंटू 2, लेकिन अब पंगा ये अड़ गया है कि क्वेश्चन में हमको जो दिख रहा है, अच्छा एक 3 और है। तो कहना मतलब ये वाला 3 तो मैं मिस ही कर गया, तो 3√3 माने डी ऑप्शन सही चला गया सब, बिल्कुल क्लोज जाकर के क्वेश्चन है, खटक से ने अपना आंसर कैच कर लिया। तो मतलब हमने जितने दूर तक सोचा वैसा क्वेश्चन बन भी गया। मेरे को कोई ऐसा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा, लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग स्टेप था ना वो था डिफरेंशिएशन वाला। ये इंटरेस्टिंग है, कुछ नया है, मतलब मैं तो आपको कहूंगा रिपीट करके जाना। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट करने लायक है, मतलब अपनी कॉपी में रखने लायक है। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए अपना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए ना, क्यों बिना वक्त के टाइम वेस्ट करें। तो हमारे को धीरे धीरे क्लिक भी करने लगी है अब चीजें कि किस तरह से वो क्वेश्चन वाला पूछ रहा है क्वेश्चन, और उसमें क्या नयापन है, राइट है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन कर रहे होंगे हमारे को फील आती जाएगी कि हमने इस टॉपिक में इस लेवल के क्वेश्चन कर लिए, इस लेवल के क्वेश्चन बचे। ठीक है, तो अभी तक अपन ने प्रोबेबिलिटी और अभी भी हमने पैर रखा है बायनोमियल में, बायनोमियल में भी इंडिपेंडेंट ऑफ टी वाला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आ गया, इफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, दे रखा है। ओके, अगर दे रखा है तो फिर तो अपने अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से सिर्फ इतना सा काम कर सकते हैं कि हम टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए खुद सोचें, राइट है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए सोचना है तो हमारे को सबसे पहले tr+1 सोचना पड़ेगा। तो लीजिए साहब tr+1 सोचा, tr+1 सोचना है तो 10cr भी आएगा, फर्स्ट टर्म भी आएगी, ठीक है ना। हाँ, फर्स्ट टर्म की पावर 10 - r आएगा, इनटू में सेकंड टर्म भी आएगी और होल पावर में r भी आएगा। तो देखिए साहब हमारे पास में जो कुछ भी आ रहा है 10cr x sin अल्फा की होल पावर 10 - r a cos अल्फा अपॉन x की होल पावर r। इसमें कोई डाउट नहीं है, हम लोग क्वेश्चन tr+1 निकाला था, tr+1 निकाल लिया, ठीक है ना। अब अपने पास में जो tr+1 आ चुका है उसे बस सिर्फ साफ सुथरा करके लिखना है, जैसे हम जैसे कैसे लिखते हैं, 10cr लिख लिया और sin अल्फा की होल पावर 10 - r लिख लिया है और cos अल्फा की होल पावर r लिख लिया है और a टू द पावर r लिख लिया है और x की होल पावर 10 - 2r लिख लिया है। अब क्वेश्चन में से क्या मांगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो भाई हमें तो हम तो 10 - 2r को 0 कर लेंगे, माने मेरे पास r की वैल्यू 5 आ गई, माने जो भी सिक्स्थ टर्म होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। अब क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि सिक्स टर्म लाओ, उसने कहा उसकी भी ग्रेटेस्ट वैल्यू लाओ, लाएंगे सब ला के दे देंगे आपको, लेकिन क्वेश्चन में कैसे एंटर करना है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने r की जगह 5 रख देते हैं, माने t6 ले आते हैं। अगर मैं t6 लाता हूं तो 10c5 क्या क्या टर्म आ रही है, साइन अल्फा की होल पावर r की जगह 5 रखते हैं 5 इंटू में cos अल्फा की पावर 5 इंटू में a टू द पावर 5, बाकी सब तो 0 हो गया। अब जो भी हमारे पास में बन गया वो कुछ हद तक ऐसा बन गया। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि इसे ऐसे लिख लें a टू द पावर 5 10c5, राइट है भाई, इनटू में इसे sin 2 अल्फा लिखने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके लिए मुझे 2 की पावर 5 अपने घर से लगानी पड़ेगी, तो 2 की पावर 5 नीचे लगा लेते हैं। मेरी तरफ से ये काम भी डन हो गया। अच्छा, अगर मेरी तरफ से ये वाला काम डन हो गया तो मैंने अपनी तरफ से टर्म t6 लिख दिया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, हमें तो कहा कि t6 का मैक्सिमम ला के दो। अभी पिछले वाले में भी t6 का मैक्सिमम मांग रहे थे, तो हमें पता है कि कोई भी टर्म मैक्सिमम तब होगी जब उसमें कोई भी वेरिएबल जो होगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे दे, और इसमें ये इकलौता ही वेरिएबल है और ये भी साइन का वेरिएबल है, और साइन अपना मैक्सिमम कितना देता है 1। तो इसका मतलब ये कि ये जो वेरिएबल है ये मैक्सिमम होगा जब आपका sin 2 अल्फा कितना दे दे 1 दे दे। इसका मतलब ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा a पावर 5 अपॉन में 2 टू द पावर 5 इंटू में 10c5 इंटू में 1, बस बात खत्म। आप क्या करेंगे सर, अब क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि मैक्सिमम लाओ, उसने कहा मैक्सिमम लाओ और हमसे मिलाओ। उसने बोला कि हमारा मैक्सिमम 10 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल है। आपको नहीं पता, लेकिन 10c5 ही लिखा है, 10c5 से 10c5 कट गया, यहाँ पे a की पावर 5 बराबर 2 टू पावर 5 हो गया, इसका मतलब a की सुंदर वैल्यू 2 आ गई। और उसने वही तो मांगा था,
इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू 2, बस क्वेश्चन फिनिश। इसीलिए ये क्वेश्चन बुरा क्वेश्चन नहीं है। पिछली बार हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ गया था, क्योंकि एक्स सीधे सीधे हमारे को मैक्सिमम वैल्यू दे नहीं रहा था। अभी भी आप डिफरेंशिएट कर सकते थे, लेकिन डिफरेंशिएशन से क्या हासिल होता, साइन टू अल्फा सीधे अपनी मैक्सिमम वैल्यू, हमें पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो काम खत्म। तो ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। अच्छा क्वेश्चन था, सुंदर क्वेश्चन था, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। मैं इसे रिपीट करके जाने की सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन था, बुरा नहीं था। तो अपन चलते हैं अपन धीरे से अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कहते हो आप लोग, है ना, ताकि हमको क्लैरिटी रहे कि हमने इतनी दूर तक के तो क्वेश्चन निभा दिए। चलिए साहब, अपना अपना अगला क्वेश्चन तलाशते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमें क्या लेके जाता है, देखें जल्दी से। अगला क्वेश्चन कहता है, इफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज के। फिर से इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का है। इससे मेरे को और क्लैरिटी होगी। क्या क्लैरिटी होगी? क्वेश्चन ने दिया है, इफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज के। मेरे को सबसे पहले जैसे आदत पड़ चुकी है, ठीक है ना, मैं सबसे पहले साइड कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। हम अपनी तरफ से सबसे पहले टी आर प्लस 1 निकालते हैं। तो टी आर प्लस 1 निकालने का मतलब हो जाएगा 9CR फर्स्ट टर्म 3/2 एक्स स्क्वायर होल पावर 9 माइनस आर इंटू में सेकेंड टर्म माइनस 1/3x होल पावर r। इसे और लिख लेते हैं 9CR इंटू में 3/2 होल पावर 9 माइनस आर, है ना। इसे ऐसे नहीं लिख कर कैसे लिखते हैं, 3 टू द पावर 9 माइनस आर अपॉन 2 टू द पावर 9 माइनस आर। आपको लगेगा ये क्यों कर रहे हैं सर, -1 की पावर r, सब बिखेर के लिख लेते हैं। 3 की पावर माइनस आर इंटू में 1/x होल पावर r। चलो ओके, अब देखो यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज जो समझ में आ सकती है ना, वो समझो आप। इसमें एक एक्स स्क्वायर का टर्म हो रह गया, x की पावर 18 माइनस 2r। आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो ये 9CR 3 की होल पावर 9 माइनस 2r 2 टू द पावर 9 माइनस r माइनस 1 की पावर r, x की ओवरऑल पावर 18 माइनस 3r, 18 माइनस 3r। मतलब मेरे पास में धीरे धीरे करके पूरी r की लेकर के वैल्यूज आने लग गई हैं, और मुझे पता है मुझे x 0 चाहिए, तो मतलब मैं इसको 0 करूंगा, r की वैल्यू सुंदर वाली 6 आ जाएगी। इसका मतलब ये कि जो भी 7th टर्म होगी वो मेरे लिए इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। इसका मतलब T7 इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब मैं T7 के लिए दौड़ूंगा, T7 के लिए दौड़ लेते हैं। तो 9C6, ठीक है ना, और 3 की पावर 9 माइनस r की जगह पर अगर मैंने 6 रख दिया तो 3 की पावर -3 अपॉन 2 की पावर 3, है ना भाई, और -1 की पावर 6। अभी तक तो यही सब कुछ मुझे दिख रहा है, ठीक है। उम्मीद आपको भी दिख रहा होगा। अब 9C6 को आपको ओपन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आंसर दे रखे हैं बड़े सिंपल से दे रखे हैं, और ये सब जो भी दे रखे हैं के दे रखे हैं। मैं ये भी बता दूं आपको, है ना, इससे पहले कि अपन आगे बढ़ जाए, फिर क्लिक ना करें कि हम किस तरह आ रहे थे। 9C6 का मतलब 9C3 9 8 7 1 2 3 इंटू में 1/27 इंटू में 1/8 इसगुणों में के, है ना भाई। 8 से 8 हटा लेते हैं, 9 से 3 कम कर देते हैं, फाइनली कुछ कम ज्यादा होने वाला नहीं है। तो हमारे पास में के की वैल्यू आ रही है 7/18, और हमसे मांगा जा रहा है 18 के, एंड दैट इज 7। ऑब्वियस सी बात है, तो आंसर विल बी सी ऑप्शन, माने 7। बहुत बुरा क्वेश्चन नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स अब से हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, क्योंकि 3-3 क्वेश्चन 3-3 अलग अलग दुनियाओं से दे दिए गए। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, रिपीट करके जाइएगा, नहीं। अब आप समझदार हैं, अब आप खुद समझ सकते हैं क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको मैंने आइडिया दे दिया है। रेडी? तो अपन चल लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ताकि हमको अगले क्वेश्चन से फिर कुछ कलेक्ट करने को मिल जाए। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन हमें क्या लेके जा रहा है। हाँ भाई, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इस क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म्स। देखिए ऑड डिग्री टर्म्स और इवन डिग्री टर्म्स के लिए जिस तरह की मैंने चीजें आपको बता रखी, a प्लस एक्स की पावर n और a माइनस एक्स की पावर n में अगर ऑड डिग्री की बात करी जाए, जैसे इसमें डिग्री 5 है, तो 5 तक की बात करेंगे तो हमारे को फर्स्ट टर्म T1 फिर T2 और T1 T3 और T5 का सम करना है, ठीक है ना भाई। कहना मतलब ऑड कौन कौन से टर्म होंगे, फर्स्ट टर्म ऑड होगा, थर्ड टर्म ऑड होगा, फिफ्थ टर्म ऑड होगा, आपको तीनों का सम करके देना।
ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसलिए मतलब मैं ये कैसे आया क्या है उसकी डेप्थ में जाकर के सीधा क्वेश्चन में चलता हूं। तो 2 टाइम्स, अगर T1 की बात करते हैं तो फर्स्ट टर्म विल बी 5C0, पहले आदमी की पावर 5 - 0, ठीक है ना। 5C, फिर T3 का मतलब हो जाएगा 5C2, और फर्स्ट टर्म 5 - 2 और √x³ -1 की होल पावर 2 प्लस T5 मतलब 5C4, x की डिग्री 5 - 4 √ में x³ -1 की होल पावर 4, राइट। अच्छा, अब इसे 2 टाइम्स 5C0 मतलब 1, ये भी 1, तो ये पूरी तरह से 1 ही कर लेते हैं। 1 ही 1 × x⁵ मतलब x⁵ लिख लिया। 5C2 माने 10, x की डिग्री 3, और ये अपने आप में कैंसिल आउट होकर के बन जाएगा x³ -1, डन। ये मतलब हो जाएगा 5x और x³ -1 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास बन गया। अब क्वेश्चन ने जो मुझसे मांगा उसमें वो मेरे से कह रहा है कि सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल और डिग्री टर्म्स बताइए, ठीक है ना। अब सम ऑफ कोफिशिएंट की अगर हमसे बात करी जाए तो जितनी भी डिग्रीज हैं उनकी सिर्फ और डिग्री के टर्म्स का सम बताना है, ठीक है ना। तो मैं आपके सामने 2 लिखा, x⁵ 5 लिखा, इसे ढंग से लिख रहता हूं 10 टाइम्स x⁵ 6 - x⁵3, बहुत ध्यान से खुद सोच के जवाब देना। इसे मैं लिख रहा हूं x⁵ माने x⁵ इंटू x मतलब x⁵ माइनस 2x³ मल्टीप्लाइड बाय दिस 2x⁴, ठीक है, +1 माने x। आप धैर्य के साथ सोच लेना कि आपने इसे ओपन करा है और मल्टीप्लाइजेशन में ये मिला है। अब और डिग्री किस किस के पास है? इसके पास, इसके पास, इसके पास और इसके पास, जिनके ऊपर मार्क करा उनका सम ऑफ कोफिशिएंट, और डिग्री, ठीक है ना। अब x की पावर 2 तो बाहर है ही, x की पावर 5 का 1, x की पावर 3 का -10 है, -10 प्लस x की पावर 7 का 5, x का फिर से प्लस का 5, तो ये दोनों फिर से कैंसिल आउट हो गए, और मल्टीप्लिकेशन में ये से कैंसिल आउट होने के बाद फाइनली मेरे पास में आंसर आ गया 2। मैंने सम ऑफ कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2। इज इट मुश्किल? नहीं, मेरे को नहीं लगता मुश्किल है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, और मैं आपको फिर बोल देता हूं, ये भी 2018 में है, 2022 में फिर आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। याद रख लेना, ऐसा बहुत भयानक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको याद रख के जाना है, ठीक है ना। आप इस तरह क्वेश्चन को करके जाएंगे तभी आपसे इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। जरूर छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन धीरे धीरे आपको क्लिक कर जाएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है, कैसे करना है। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख लिए हमने, बाइनोमियल के क्वेश्चन देखे, अब चलते हैं अलजेब्रा में और देखते हैं, फटाफट चीजों को बदलते हैं, आगे क्या कहते हैं। तो अपना अगला पड़ाव आ रहा है सम ऑफ 1/62 पावर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस इज क्वेश्चन मार्क। अब पहले आप देख लो, इक्वेशन जो भी दे रखी है वो अपने क्यूबिक इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली बात इसके रूट्स 3 होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम, लेट रूट्स ऑफ x³ - 2x² प्लस में 2x - 1 इज इक्वल टू 0 इज, वही अपने प्यारे अल्फा बीटा गामा आ जाएंगे खुद ब खुद कूद करके आगे। अच्छा, लेकिन इसमें एक और बात बताता हूँ, ये शायद क्रैक हो जाएगी। इन दोनों को देख करके कुछ मन में आ रहा है, x³ - 1 को आगे कर रहा हूँ, प्लस में 2x कॉमन ले लेता हूँ, प्लस में 2x³ कॉमन लेते हैं। अब इसमें भी ध्यान से समझने की चीज है, माइनस में माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 2x² - 2x = 0 कर लेते हैं। इसमें से x - 1 छूटेगा, छूटने देना, x² + x + 1 बचेगा, बचने देना, माइनस में 2 कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, अंदर ही अंदर बचेगा x + 1, माइनस का 2x² माइनस का 2x, x - 1, अंदर ही अंदर बचेगा x - 1, राइट। अच्छा देखिए, अब जो भी मेरे पास में जो कुछ भी बच रहा है सारे ब्रह्मांड में, उसमें से x - 1 फिर कॉमन आ गया, अंदर ही अंदर बच रहा है x² + x + 1 - 2x, और फाइनली इक्वल टू 0 को सॉल्व करने पे ये हो जाएगा x - 1, अंदर ही अंदर बच रहा है x² - x + 1 = 0। मेरे पास में दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, एक। दूसरी बात, यहां से x का एक रूट आ रहा है 1, और दूसरा रूट आ रहा है 1 ± आयोटा √3/2, जो कि ओमेगा नहीं है, ठीक है ना। ये माइनस का ओमेगा है साफ, और ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर है, माने इसके दो दो रूट आ रहे हैं, और माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, बिंदास। चलो,
इसका मतलब ये है कि हमारे जो रूट्स अल्फा बीटा गामा हमने अज्यूम करे थे उसकी जगह पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या मांग रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उसे तो सम ऑफ 162th पावर चाहिए। लीजिए ना, अभी लीजिए। मैंने आपको अल्फा की पावर 162, बीटा की पावर 162, गामा की पावर 162 चाहिए। मैंने 1 की पावर 162 और माइनस ओमेगा की पावर 162 और माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 162 चाहिए। अब एक चीज तो क्लैरिटी से आ गई। क्या मेरे पास में सारी चीजें समझ में आ गई? यहां तक कि मैंने 1 ओमेगा और जो कुछ भी लिखा, ठीक है। अब मुझे ये भी समझ में आता है कि एक तरह से 1 की पावर 162 तो 1 है, ओमेगा की पावर 162, ओमेगा की पावर 324, राइट है। इन सब का सम 9 उधर है, माने पूरा पूरा 3 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो ये तो हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1। अच्छा, इन सब का सम 5 और 4 9। ओके, वेरी गुड। ये भी 3 से डिविजिबल है, माने सब की वैल्यू भी 1 आएगी। तो कुल मिलाकर के अगर कभी कोई देखेगा तो इसका आंसर आ रहा है 3, माने सम ऑफ 162 पावर ऑफ दिस रूट्स इज 3। अब कोई भी बंदा जिसने ये क्वेश्चन देखा उसको क्या लगेगा? क्यूबिक इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करा है। जबकि आप अंदर जाकर के देखेंगे तो आपको पता लगेगा क्यूबिक इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं था। ये क्वेश्चन किसका था? पूरी तरह से ये क्वेश्चन पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन था। इसका मतलब ये है कि कई बार हम लोग क्वेश्चन को पहचानने तक से गलती कर जाते हैं और हमें इससे बचना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, छोटी सी बात है लेकिन समझने लायक बात है कि हम क्या क्या गलतियां कर सकते हैं ताकि हमें क्लैरिटी रहे कि हम ये गलतियां ना करें, चाहे कुछ हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से रिपीट करके जाने लायक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ध्वनि को रिपीट कर लेना जाने से पहले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे को किस तरह लेके जाता है जल्दी से देख लेते हैं ताकि क्लैरिटी रहे। क्वेश्चन में देखा है ओमेगा जेड इज सच दैट द मोड जेड इज लेस देन 1 और ओमेगा इज इक्वल टू 5 प्लस 3z अपॉन में 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस z। तो देन ये जो कुछ भी 4 ऑप्शन दिए हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के ऊपर बात करना चाहता है। इसका मतलब ये कि और वो भी ओमेगा के। तो अपन चालू करते हैं भाई क्वेश्चन को, है ना। ओमेगा जो कुछ भी दे रखा है उसको पहले अपन जेड में कन्वर्ट करके लाते हैं, ठीक है ना। हालांकि इसने ओमेगा के बारे में ये नहीं बोला कि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसने बोला ही नहीं है, तो अपन उसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं मानेंगे। ये पहली चीज है तो अपने को ध्यान देनी है ना। तो सबसे पहले हम लोग जिसके ऊपर दिमाग लगा रहे हैं वह है ओमेगा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ जेड अपॉन में 5 माइनस 5z। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5w, ओमेगा बोलना भी अच्छा नहीं है, माइनस 5w, अपन इसको w बोलते हैं भैया, क्यों बिना बात के फंस जाए। 5w माइनस 5zw इज इक्वल टू 5 प्लस 3z, सारे z एक तरफ, ठीक है। तो 5w माइनस 5 इज इक्वल टू में 3z प्लस में 5zw, राइट। ओके, z कॉमन ले लिया, 5w माइनस 1 अपॉन में 3 प्लस 5w। अब इससे मेरे को क्या मिल गया भाई? 3 प्लस 5w से मेरे पास फाइनली z आ गया। क्वेश्चन ने मेरे को एक हिंट दे रखा है कि मॉड z इज लेस देन 1। अगर मॉड z इज लेस देन 1 तो 5 टाइम्स w माइनस 1 अपॉन में 3 प्लस में 5 टाइम्स w का मॉडुलस इज लेस देन 1, है ना भाई। ये बात भी सही होगी। अच्छा, अब क्या करा जा सकता है? इसका मतलब ये कि मॉडुलस में 5w माइनस 5 इज लेस देन मॉडुलस में 3 प्लस में 5 ऑफ w। अब मैं इससे ज्यादा अभी इसके साथ में कोई भी एक्शन रिएक्शन नहीं कर सकता। अब मुझे इसके बाद किस तरफ जाना चाहिए ये सोचने की बात है। तो पहला तो मुझे जो समझ में आता है कि मैं 5 से छुटकारा पा सकता हूं। जैसे ऐसे w माइनस 1 लिखा है, छोड़ दिया, लेस देन में इसमें से 5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे हो जाएगा 3/5 प्लस में w और यहाँ से 5 से 5 हटा लेता हूँ, तो पहला छुटकारा मिल गया। आप क्या करोगे सर? देखिए क्वेश्चन में उसने वैसे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के ऊपर बात करी थी। रियल पार्ट मतलब x और इमेजिनरी पार्ट मतलब y। तो पहली बात मुझे यहां से समझ में आता है कि w की जगह पे मैं x प्लस आयोटा y लिख लूं। पहली बात तो मैंने इसे ओमेगा बोलना ही मत कर दिया, मैं तो w बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसा करा तो मुझे पता है x माइनस 1 प्लस आयोटा y का मॉड इज लेस देन 3/5 प्लस x प्लस में आयोटा y का मॉड, राइट है। अगर मैं रूट ओवर हटा करके बात करूं सीधा सा तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इज लेस देन 3/5 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। इतनी दूर तक बात चलेगी।
अब देखिए वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर को तो कटने से कोई रोक नहीं सकता, इसका मतलब मेरे पास जो भी आंसर आने वाला है वो एक्स के टर्म में आने वाला है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, एक्स के टर्म में मेरे पास में आंसर आएगा। अब क्या करा जाए साहब, इसमें भी कुछ खास बड़ी बात नहीं है, एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस का 2x लिखा, प्लस का 1 लिखा, यहाँ पे 3/5 मैंने 9/25 लिख दिया, और प्लस में 6x/5 लिख दिया, और प्लस में एक एक्स स्क्वायर लिख दिया, एक्स स्क्वायर हटा लो आप। अच्छा, अब व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद में यही करा जा सकता कि 6x/5 प्लस में 2x कर दो, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा 2x कर दिया, इसको इधर ले आए और उसको उधर भेज दिया, 1 माइनस 9/25, इतनी दूर तक और बात चढ़ाई। ओके तो यहां से हो गया 6×10 और 16x/5 इज लेस देन 25 में से 9 गया 16/25। ओके 16 फिर कट गया, 5 से 5 कट गया, माने हमारे पास जो भी x आ रहा है ये ग्रेटर देन है ना, ये ग्रेटर देन है ताकि क्लैरिटी रहे, x इज ग्रेटर देन 1/5 आ रहा है, माने मैं अपनी तरह से बोल सकता हूं कि रियल पार्ट ऑफ w इज ग्रेटर देन 1/5। रियल पार्ट ऑफ w इज ग्रेटर देन 1/5। क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन था, रियल पार्ट ऑफ w, यस ये रहा ना बी ऑप्शन, इसका तो हमारा जो बी ऑप्शन है एकदम झकास ऑप्शन है, और ये बुरा क्वेश्चन नहीं कहा जा सकता, एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, आपको इस पे भी मार्क करके दूंगा रिपीट, क्योंकि हम वैसे भी फाइनल उसमें चल रहे हैं एक ऑब्जर्वेशन में, जिसमें हमारे को एक क्लैरिटी रहेगी कि हमको जो भी क्वेश्चन देने हैं ना वो क्वेश्चन देने चाहिए जिसमें बच्चा इजी भी सम फील कर जाए, तो उसको पता हो कि इस तरह क्वेश्चन रिपीट भी कर सकते हैं, तो अपन जितने भी क्वेश्चन करते आ रहे हैं वो रिपीट वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई। अच्छा अब बस मैं आप सबसे सभी लोगों से चाहूंगा इजाजत, ठीक है, ताकि ऑफिस मिल सके और ज्यादा रिपीट वाले क्वेश्चन लेके आएंगे, जिस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके रखें, और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते रहेंगे हमारे पास में हाँ सम्मान की बातें आ जाएंगी, और सम्मान कैसे मिलेगा जब अपन मेहनत करेंगे, माता पिता से इस बार सम्मान लेके ही रहना है, और उसके लिए करनी है खूब मेहनत, बिना ये सोचे कि क्या होने वाला है, क्या होगा, और कितना हो चुका है, कितना बुरा है, कितना अच्छा है, सिर्फ इसी बात पे फोकस करना है कि करना है और करे रखना है क्वेश्चंस को, क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनाए रखने हैं, जितने हम क्वेश्चन बनाए रखेंगे हमारे को सिर्फ और सिर्फ एक साइड होकर के फोकस करना है, और वो है जीतने की तरफ, और उसके लिए क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो चलिए सब माता पिता का सम्मान करें, मेरी तरफ से भी उन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम जरूर कर लिया करें, ठीक है, और उनसे आशीर्वाद भी ले लिया करें, कभी कभी थोड़ा बहुत इधर की तरफ शिफ्ट भी करवा दिया करें, और भाई बहनों से तो खैर नौकझोंक चलती रहती है, हिंसा से दूर रहना है, मित्रों से प्रेम बना के रखना है, सफलता अपने